गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा ये चौथा चैप्टर है। ठीक है। आज हम लोग भारत के वन्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। भारत के जो भारतीय वन प्रदेश के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग जो वन महोत्सव कब से मना रहे हैं? 1950 से हम लोग वन महोत्सव मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं वन महोत्सव? 1950 से मना रहे हैं। जो वन महोत्सव के जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर के एम मुंशी को कहते हैं हम लोग। जो वन महोत्सव के जनक जो कहते हैं किसको? कि डॉक्टर के एम मुंशी को कहते हैं। और जैसे भारतीय वन प्रदेश, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन फॉरेस्ट रीजन कहते हैं। भारत में 15,000 फूल के पौधे हैं और जो विश्व का 6% है। विश्व का कितना है? 6% है। भारत में 15,000 फूल के पौधे हैं और जो विश्व में कितना है इसका? जो 6% है विश्व का। और भारतीय वन सर्वेक्षण का संस्थापना कब हुआ? 1981 में हुआ। भारतीय वन सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ? 1981 में हुआ है। भारतीय वन सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ? 1981 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। और भारतीय वन प्रबंधन का संस्थान कहाँ है? भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय बोलेगा तो देहरादून कब स्थापना हुआ था? 1981 में हुआ था। विश्व वन जो नीति लाया गया 1952 में लाया गया था। जो उस समय 33% था जो वन, अभी वर्तमान में 23% रह गया है। जो 1952 में जो भारतीय वन नीति लाया गया था उस समय जो वन का प्रतिशत था भारत में 33% था, अभी वर्तमान में 23% रह गया है। सबसे ज्यादा जो भारत में वन है वो आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र शासित में अगर सबसे ज्यादा पूछेगा आपको तो अंडमान निकोबार है। केंद्र शासित में ज्यादा अगर पूछेगा कि आपका वन कहाँ है तो अंडमान निकोबार में है। और प्राकृतिक वनस्पति, ये जो है प्राकृतिक वनस्पति युवा होता है जिसमें कि मानव का कोई सहायता नहीं होता है। मानव उसमें कोई सहायता नहीं करते, उसको लगाने में या कुछ करने में मानव का कोई सहायता नहीं होता और लंबे समय से मानव का कोई प्रभाव नहीं होता है इसमें। मतलब कि प्राकृतिक वनस्पति वो वैसा होता है जिसमें मानव का कोई सहायता नहीं होता है और लंबे समय तक क्या होता है कि उसमें मानव का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मानव वहाँ पे नहीं जाता है, उसका कोई उस पर प्रभाव नहीं होता है। अब आते हैं प्रशासन के आधार पर वनों के प्रकार। प्रशासन के आधार पर वनों के जो प्रकार होता है ये 3 प्रकार होते हैं: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जो आरक्षित वन होता है, जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि लोगों का क्या होता है? प्रवेश नहीं होता है, इसमें लोग नहीं जा सकते हैं। जो इसमें लकड़ी होता है, लकड़ी को एकत्र नहीं कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक है कि अगर आदमी नहीं जाएगा, मानव नहीं जाएगा तो लकड़ी का एकत्र नहीं करेंगे, तो वैसे रहेगा, आरक्षित हो गया, रिजर्व हो गया। और अगर मानव ही नहीं जाएंगे तो ये मानव नहीं जाएंगे तो मवेशी को कौन लेगा? तो नहीं लेगा। तो यहाँ पशु चरने का, मवेशियों को चरने की अनुमति नहीं है। और आपको संरक्षित वन देखा जाए तो संरक्षित वन में क्या होता है कि यहाँ इसका जो देखभाल करता है वो सरकार करती है। इसका देखभाल कौन करती है? सरकार करती है। जो संरक्षित वन होता है इसका संरक्षण जो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होता है इसका जो देखभाल करता है वो सरकार करता है। और इसमें जो लकड़ी है इसमें एकत्रित कर सकते हैं। अगर सरकार देखभाल करता है तो इसमें आप लकड़ी का जो एकत्रित है वो एकत्रित आप कर सकते हैं। और इसमें मवेशी को अगर लकड़ी को एकत्रित करते हैं तो मानव वहां जा रहे हैं, उसे मवेशी को भी लेके जाएंगे तो मवेशी को चरने को संरक्षित वन में, पर देखभाल सरकार कर रही है। इसमें अगर पशु चारण हो रहा है, जैसे अगर मवेशियों को चरने के लिए हो रहा है तो उसमें और लकड़ियों का एकत्र हो रहा है। लकड़ी का एकत्र होने का मतलब है कि वन को गंभीर नुकसान होगा। मतलब लकड़ी को कटेगा, पेड़ कटेगा तो लकड़ी का एकदम नुकसान होगा, तो इसमें वन का क्या होता है? गंभीर नुकसान होता है। इसमें संरक्षित वन में कितना भी सरकार देखेगा तो वहां पे अगर जाएगा तो वो विनाश करेगा ही मानव। अवर्गीकृत जो वन होता है, अवर्गीकृत वन जो होता है, अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट होता है, अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट होता है उसमें क्या होता है? वन आप काट सकते हैं, वृक्ष को आप काट सकते हैं और मवेशी को इसमें चरने का अवर्गीकृत वन जो होता है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होता है, ये आपका इसका कोई पैमाना नहीं होता। इसमें कोई वर्गीकरण नहीं होता। इसमें आप क्या करते हैं? आप वृक्ष को काट सकते हैं, मवेशी को चरा सकते हैं, इसमें उसका कोई रोक टोक नहीं होता है इसमें। अब आते हैं अन्य संरक्षित क्षेत्रों में। जो अन्य संरक्षित क्षेत्र जैसे होते हैं, आपका हो गया राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभयारण्य हो गया,
जीव मंडल आरक्षित प्रदेश जो हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व जैसे हो गया, इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, नेशनल पार्क होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये बड़ा होता है, बृहद होता है, नेशनल पार्क जो होता है बड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि पौधे और एवं पशुओं की प्रजातियां को सुरक्षित किया जाता है, मतलब कि जो पौधे होता है जैसे पेड़ पौधे हुआ और जो आपका पशु हुआ, इसको क्या होता है वहाँ प्रजातियों को सुरक्षा आदि प्रदान किया जाता है, ठीक है। और वन्य जीव अभयारण्य जो होता है, वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे क्या होता है कि वन्य जीवों में संबंधित प्रजातियों की सुरक्षा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है कि वन में ही जीवों को संबंधित प्रजातियों को सुरक्षा दिया जाता है। इसमें मानव की गतिविधियों की अनुमति होती है, मतलब इसमें क्या होता है कि वन्य जीव अभयारण्य में मानव जा सकते हैं और इसमें क्या होता है कि वन्य जीवों को वन में ही इसमें प्रजातियों को सुरक्षा दिया जाता है। इसमें एक जगह पे लाके नेशनल पार्क में क्या होता है वहाँ पे इसको सुरक्षा दिया जाता है। और जो होता है जीव मंडल आरक्षित प्रदेश होता है, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, ये भारत में कितना है 18 है। भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जीव मंडल आरक्षण प्रदेश है, भारत में 8 है। भारत में कितना है, सॉरी, भारत में कितना 18 है। भारत में कितना 18 है। और इसमें जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को, 12 है ना, वो क्या इस यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को में, इसमें यूनेस्को में शामिल है, मैन एंड बायोस्फीयर योजना में शामिल है। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर योजना जो है, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर योजना में शामिल है 12 को। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, उसमें से 12 बायोस्फीयर जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर योजना में शामिल है, ठीक है। बायोस्फीयर में जो होता है बायोस्फीयर के कोर सेक्टर में आदमी का जो वहाँ पे कोर सेक्टर होता है, जहाँ पे जानवर रहते हैं, जहाँ जहाँ की कोर सेक्टर वैसा होता है कि जहाँ पे बच्चे दिया या देने वाला जानवर रहता है। जो बायोस्फीयर का जो कोर सेक्टर होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो जानवर होता है जो बच्चा दे दिया है या जो जानवर रहता है वो बच्चा देने वाला होता है, उसको वहाँ कोर सेक्टर में रखा जाता है। और उस कोर सेक्टर में आदमी का अनुमति नहीं है, बायोस्फीयर में इसका अनुमति नहीं है। अब आते हैं हम लोग वार्षिक एक वर्षा के आधार पर वनों का प्रकार, और वर्षा के आधार पर हम लोग वनों के प्रकार को देखते हैं। इसमें आते हैं हम लोग, पहला है इसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है, इसमें आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार इतना बड़ा याद नहीं रखिए, सीधा आप थोड़ा सा याद रखिए सदाबहार वन, ठीक है। सदाबहार वन याद रखिए, उष्णकटिबंधीय लगा दीजिए, ठीक है। सदाबहार वन याद रखिए। सदाबहार वन में क्या होता है कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होता है। इसमें जो 200 सेंटीमीटर है ना, इसमें 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होता है। और ये जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा जो उसके समीप जो जितने हैं प्रदेश हैं, जितने देश हैं, जितना भी एरिया आता है विषुवत रेखा के समीप, वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी में पाया जाता है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका जैव विविधता यहीं पर होता है। और यहाँ सदाबहार वन में यहाँ पे इसके वर्षा वन भी कहते हैं। सदाबहार वन को हम लोग वर्षा वन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। और यहाँ पे जो तापमान होता है वो वर्ष भर 22 से 23 डिग्री, मतलब वर्षा हो रहा है तो तापमान तो कम रहेगा, तो यहाँ पे जो तापमान होता है ना 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। और वर्ष भर हरे भरे वन रहते हैं, मतलब वर्षा हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक है कि हरा भरा ही रहेगा, वृक्ष क्या है हरा भरा बन रहता है। और पतझड़ के समय जो इसका जो पतझड़ होता है यहाँ पे सदाबहार वन में, वो समय इसका भिन्न भिन्न होता है, अब अलग अलग, मतलब कोई अगर इस महीना में हुआ, अगर कोई फरवरी में हुआ तो कोई मार्च में होगा, मतलब कि कोई इसकी एक नहीं है कि एक साथ होंगे, इस बार में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होते रहता है, साल भर होता है इसमें, अलग अलग समय पे होता है जिसका जिसका टाइम पीरियड जैसा रहता है। इसमें जो मिट्टी का है ह्यूमस ज्यादा होता है, मतलब अगर वर्षा ज्यादा हो रहा है तो ह्यूमस तो होगा ही। तो यहाँ और यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे ज्यादा सघन है, पेड़ पौधे हैं और जैव विविधता ज्यादा है, तो पेड़ पौधे जो वहां से जो पत्ते झड़ते हैं उससे क्या होता है कि ह्यूमस की मात्रा ज्यादा हो जाता है, ये ऑटोमेटिक है। नए नए पौधे जो होता है वो घना होता है, जैसे नए नए पौधे का वन होता है, वो वन का घना होता है, तो नए नए पौधे वहाँ बहुत ज्यादा हुए हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे जैसे पतले होते हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो बहुत पतले होते हैं, नए नए पौधे का घना होता है।
और यहाँ पे जो पेड़-पौधे होते हैं वो पतले होते हैं और लंबे और जो पेड़ होते हैं वो लंबे होते हैं पर सघन होते हैं। पेड़ क्या होते हैं? लंबे होते हैं पर सघन होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ लंबे होते हैं और सघन होते हैं और यहाँ का जो लकड़ी होता है वो कठोर होता है। कि लकड़ी कैसा होता है? वो कठोर होता है। लकड़ी कैसा होता है? कठोर होता है, ठीक है? और यहाँ का इसमें जो प्रमुख जो आपका वृक्ष हो जाता है, रोजवुड का हो गया, आयरन आयरनवुड का हो गया, महोगनी का हो गया, अबुनुस का हो गया, ठीक है? और ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये आपका जो वो आपका भारत का जो पश्चिमी घाट पर्वत है, आपका जो महाराष्ट्र हो गया, गोवा, ये जो कर्नाटक का जो एरिया, केरल के एरिया का जो होता है, तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ वहाँ पे ये पाया जाता है और ये असम के मेघालय में पाया जाता है और ये तमिलनाडु में भी कुछ एरिया पाया जाता है और उत्तरी पूर्वी पर पहाड़ी उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी है और अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है, ठीक है? ये सब जितना है ना, ये आप समुद्र रेखा से करीब है और ये जो है समुद्र के किनारे है, इसलिए यहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। हाँ, इसमें ज़्यादा वृक्ष होने के कारण क्या होता है, जो ये वन होता है इसका, उसको क्या कर देता है? घना कर देता है, ठीक है? नए-नए पौधे होने के कारण, बहुत ज़्यादा पौधे होने का क्या कर देता है, जो सदाबहार वन होता है, उसको घना कर देता है। अब आते हैं हम लोग पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सब में लगा दीजिए, सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सब में आप उष्णकटिबंधीय लगा दीजिए, इन दोनों में ही होता है, ठीक है? और नहीं होता है, ठीक है? इसी दोनों में होता है उष्णकटिबंधीय सब इसमें केवल याद रखिए पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं। ये मानसून पर डिपेंड रहता है, मानसूनी वन कहते हैं। इसमें जो वर्षा होता है ना, वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है इसमें। इसका जो एवरेज तापमान रहता है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसका जो एवरेज तापमान रहता है वो कितना रहता है? 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इसमें जो होता है गर्मी जो होता है, इसमें गर्मी जो होता है वो अधिक होता है। इसमें जो गर्मी होता है ना, वो अधिक होता है और इसमें वर्षा कम होती है। इसमें गर्मी ज़्यादा रहेगा पर क्या होता है कि वर्षा कम होता है। इसमें गर्मी ज़्यादा रहता है होता है और वर्षा कम होती है और इसमें जो लकड़ी होता है ना वो मुलायम होता है। क्या होता है? लकड़ी मुलायम होता है पर मजबूत होता है। जो लकड़ी होता है ना वो क्या होता है कि मुलायम होता है पर क्या होता है? मजबूत होता है और इस भारत में सबसे अधिक जो पतझड़ वन ही पाए जाते हैं। जो ये पर्णपाती वन है, भारत में सबसे अधिक यही पाया जाता है और आर्थिक दोहन जो है सर्वाधिक, मतलब इसका जो ही उपयोग, मतलब इसका जो विनाश सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक आर्थिक दोहन किया जा रहा है, तो वो पर्णपाती वन का ही सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ऑटोमेटिक इसका किया जाएगा। और इसमें जो आपका पेड़ आते हैं, जैसे आपका आम आम आ गया, जामुन हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, सागवान, महुआ, ये प्रमुख इसमें पेड़ पेड़ पाए जाते हैं, ये सब इसमें होते हैं। और इसके अंदर उष्णकटिबंधीय वन के अंदर 2 और होते हैं, सब टॉपिक होता है। एक होता है उष्णपर्णपाती वन और एक होता है आर्द्र या नम पर्णपाती वन होता है। जो उष्ण पर्णपाती वन होता है, उसमें क्या होता है कि 100 मतलब 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है, ठीक है? इसमें ये जो होता है ये प्रायद्वीपीय पठार, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार में ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठार यूपी बिहार में ये पाया जाता है आपका। प्रायद्वीपीय पठार और यूपी बिहार में ये 3 जगह पाए जाते हैं। इसमें आपका पीपल हो गया, साल हो गया, नीम हो गया, तेंदू हो गया, खैर, बरगद, सखुआ, ये सब प्रमुख इसमें पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन में। और वृक्ष जो होता है, इसमें वृक्ष सघन ना होकर विरल होता है। इसमें जो वृक्ष होता है ना, वो पास-पास ना होकर क्या होते हैं, दूर-दूर होते हैं, विरल होते हैं और पेड़ों के बीच घास होता है ना, वो अत्यधिक होता है। अगर दूर है तो ऑटोमेटिक है घास ज़्यादा होगा। और नोट में कुछ देख लेते हैं, जो कृषि कार्य हेतु क्या होता है, कुछ भागों में पशुचरण किया जाता है। मतलब कि क्या होता है कि इसमें कुछ जहाँ भागों में क्या होता है कि इस पेड़ को काट कर वहाँ पे क्या होता है, उसके बीच में जो होता है जगह होने के कारण वहाँ पे अत्यधिक घास हो जाता है। वहाँ क्या रहता है कि उसको वहाँ पे पशुचरण हो जाता है, अत्यधिक घास होने के कारण। अब आते हैं कत्था। कत्था बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कत्था बनाने के लिए जो खैर वृक्ष होता है ना, वो खैर वृक्ष और शुष्क बीज में आते हैं, खैर है ना, तो क्या इसके लकड़ी का उपयोग किया जाता है। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। बीड़ी,
बीड़ी बनाने के लिए हम लोग तेंदू जो होता है तेंदू वृक्ष का उपयोग करते हैं। तेंदू वृक्ष के पत्ते का उपयोग करते हैं। जो बीड़ी बनाने के लिए हम लोग तेंदू वृक्ष के पत्तों का उपयोग करते हैं। आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन, आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन जो होता है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। या उत्तर पूर्वी राज्य, जो उत्तर पूर्वी राज्य है जैसे हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में आपका झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा जो है झारखंड में हो गया, आपका वेस्ट बंगाल नहीं सॉरी वेस्ट उड़ीसा जैसे पश्चिमी उड़ीसा हो गया में ये पाया जाता है। अब यहाँ पे कितना होता है वर्षा 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक होता है। ये आपका उत्तर पूर्वी राज्य हो गया और हिमालय के गिरिपद क्षेत्र हो गया, झारखंड में पाया जाता है। और आपका जो होता है पश्चिमी उड़ीसा, तो पश्चिमी उड़ीसा है ये तो आपका झारखंड सटा हुआ है तो यहाँ भी हो जाता है। और सहतूत हो इसमें आपका प्रमुख जो पेड़ होते हैं सहतूत हो गया, सागौन हो गया, बांस हो गया, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन ये सब पौधे जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम लोग पर्वतीय वन। जो पर्वतीय वन होता है इसमें आपके क्या क्या आता है, एक होता है अल्पाइन होता है, टुंड्रा होता है, टैगा, शंकुधारी और कौनधारी। ये जो है ना ये आपका शंकुधारी वृक्ष का ये फिगर है। ठीक है। और इसमें जो टुंड्रा और टैगा होता है ना ये ठंडी जगहों पर पाया जाता है। जो टुंड्रा और टैगा है ना ये कहाँ पाया जाता है, ठंडी जगहों पे पाया जाता है। और इसके बाद आते हैं हम लोग आर्द्र, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन के अंदर ही आते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन ये कहाँ होता है, ये 1000 से लेकर 2000 मीटर ऊंचाई ऊंचे वाले क्षेत्रों पे होता है। 1000 से लेकर 2000 तक ऊंचे वाले क्षेत्रों पे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है ना तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय का जो इसका जो पत्ती होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। इसका पत्ती कैसा होता है, चौड़ा पत्ती होता है। इसमें जैसे आपका इसका उदाहरण है ओक का, चेस्टनट का जो वृक्ष होता है, चेस्टनट का ओक का जो वृक्ष होता है वो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष के अंदर ही आते हैं। अब आते हैं शंकुधारी वृक्ष। जो शंकुधारी वृक्ष है, जो शंकुधारी वृक्ष इसमें आपका ये जो है 1500 से लेके 3000 मीटर तक के ऊंचे क्षेत्रों पे पाया जाता है। शंकुधारी जो वृक्ष 15,000 से लेके 1500 से लेके 3000 मीटर ऊंचाई क्षेत्रों पे ये पाया जाता है। इसमें जो ये आपका उत्तर पूर्वी भारत में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी का जो उत्तर पूर्वी भारत जो है जो सेवन सिस्टर है उधर जो उधर जो है उधर पे उस साइड में ये इसकी अधिक ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं शंकुधारी वृक्ष। इसका जो उसमें उदाहरण है आपका उदाहरण एग्जांपल है चीड़ हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया, सीडर ये सब इसके उदाहरण है। चीड़ हो गया, पाइन, देवदार, सिल्वर फर और स्प्रूस, सीडर ये सब इसके उदाहरण हो गए। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वन ये 3600 मीटर से ऊंचाई पर पाया जाता है। ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होता है ये आपका 3600 मीटर से ऊंचाई पर, जिससे 3600 मीटर से ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय पाया जाता है। इसमें आपका उदाहरण आपका अल्पाइन जो वृक्ष है, अल्पाइन वृक्ष है ना ये शीतोष्ण कटिबंधीय में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन में ये पाया जाता है अल्पाइन वृक्ष। जिसका जो आकार होता है ना ये छोटा होता है, ये आकार इसका छोटा होता है। ये हिम रेखा के निकट होता है, मतलब यहाँ पे आपका स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हिम रेखा के यहाँ पे निकट होता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होता है जिसमें आपका सिल्वर फर आपका शंकुधारी में भी आता है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन में भी आता है। और ये आपका हो गया हाँ, जिनिफर हो गया, पाइन हो गया और वृक्ष वृक्ष ये सब जितने हैं सिल्वर फर, जुनिफर, पाइन और वृक्ष वृक्ष ये शंकुधारी वन नहीं है। ठीक है, ये आपका सेफ है। शंकुधारी क्या है, पेड़ों का सेफ है। ठीक है, ये शंकु की तरह है। ठीक है, और ऊपर में जाके मतलब नोकीला हो जाता है। और इसमें आपका आता है शीतोष्ण, एक हो गया आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, एक हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन में ये पर्वतीय वन जो होता है इसमें टॉपिक हो गया आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन और शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ये 3600 मीटर से ऊंचाई पर होता है। ये इसमें अल्पाइन वृक्ष होता है, सिल्वर फर होता है, जूनिफर होता है, पाइन होता है, वृक्ष वृक्ष होता है। और इसमें आपका जो आपका चित्रा हिरन होता है ये पाया जाता है। घने बाल वाला भेड़ पाया जाता है, मतलब ठंडी जगह तो घने वाला भेड़ तथा बकरी पाया जाता है। और लाल पांडा जो होता है, लाल पांडा वो भी जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन में पाया जाता है।
अल्पाइन जो घास जो होता है, अल्पाइन जो है, अल्पाइन जो वनस्पति होता है, ये अल्पाइन क्या होता है, घास होता है। ये छोटा होता है, ये हिमरेखा के निकट होता है। इसका जो यूज होता है, ये पशु चरण के लिए किया जाता है, मतलब पशु चरण के लिए ही इसका किया जाता है। कौन अगर पूछ देगा कि अल्पाइन वृक्ष का अगर यूज कौन जनजाति करता है, गुज्जर बकरवाल जाति जो होता है वो करते हैं। ये घुमक्कड़ होते हैं, ये क्या होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं। ये पशुओं को चराते हैं, तो ये इसका यूज करते हैं पशु चारण में। ये लोग गुज्जर तथा बकरवाल जो जनजाति होते हैं वो इसका यूज करते हैं। ये दोनों जो क्या होते हैं, ये जो जनजाति होते हैं ये घुमक्कड़ होते हैं। ठीक है। नोट में नीलगिरी, अन्नामलाई और पालेनी पर्वत पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये जो होते हैं, नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, पालेनी हो गया और आपका पालेनी वृक्ष हो गया, इन सब पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो वृक्ष को क्या कहते हैं, इसमें यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय जो वृक्ष होते हैं इसको क्या कहते हैं, शोला कहते हैं। क्या कहते हैं, शोला कहते हैं। वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, शोला कहते हैं। ठीक है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालेनी, पालेनी जो पर्वत है वहाँ पर, ये दक्षिण भारत में है ये सब पहाड़ियाँ। इसके पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं मरुस्थलीय वन। जो मरुस्थलीय वन होता है, यहाँ पे मेन तरह से यहाँ से आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक कम होता है। यहाँ पे कितना होता है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। इसमें आपका खजूर हो गया, नागफनी हो गया, अकासिया हो गया, यूफोरबिया जैसे जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें खजूर हो गया, जैसे कटीले, आप ऐसे याद रखिए कि कटीले कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाया जाता है। इसमें क्या होता है, पानी कम लगता है। तो रेगिस्तान है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक खजूर हो गया, वनस्पत नागफनी हो गया, अकासिया हो गया, यूफोरबिया हो गया। ये क्या होते हैं, बिखरे जगह होते हैं, मतलब ये पास-पास नहीं, दूर-दूर होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका काँटा होता है, झाड़ियाँ होती है। ये जो वृक्ष का जो जड़ होता है वो लंबा होता है, क्योंकि बहुत अंदर तक जाता है जो पानी का अवशोषित कर सके। ठीक है। और जब इसीलिए होते हैं, तो वृक्ष का होता है जड़ लंबा होता है। और ये सबसे कम, इसमें सबसे कम जैव विविधता होता है। इसमें जो है सबसे कम जैव विविधता होता है। मैंग्रोव जो होता है, मैंग्रोव जो दलदली वन होता है, ये क्या होता है, लवणीय वन होते हैं। मैंग्रोव जो वन होता है, मैंग्रोव वन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दलदली वन भी कहते हैं, लवणीय वन भी कहते हैं। और इसको हम लोग गरान वन भी कहते हैं। ठीक है, गरान वन भी कहते हैं। मैंग्रोव, दलदली, लवणीय, गरान वन भी कहते हैं। ये आपका दूसरा जैव विविधता वाला प्रदेश, जो आपका ये जो जैव विविधता वाला जो वन है, ये दूसरा है। पहला कौन था हमारा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा में कौन आता है, मैंग्रोव वन। ये दलदली वन भी होता है, या लवणीय वन भी कहते हैं, इसको गरान वन भी कहते हैं। ये जो होता है, ये आपका जो होता है तटवर्ती क्षेत्र, मतलब समुद्र के किनारे ये पाया जाता है, तटवर्ती क्षेत्रों में होता है। इसमें आपका ज्वार-भाटा भी आता है। इसमें क्या होता है, ज्वार-भाटा आता है। तटवर्ती मतलब समुद्र के किनारे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि ज्वार-भाटा आएगा। और ये इसका जो जड़ होता है वो पानी में डूबी होती है। पानी में क्या होता है, डूबी हुई होती है इसका जड़। और यहाँ इसका जो लकड़ी होता है ना, वो मजबूत होता है। जो लकड़ी होता है वो मजबूत होता है और कठोर होता है। लकड़ी कैसा होता है, मजबूत और कठोर होता है। इसलिए इसका जो लकड़ी होता है, इसको नाव बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जब पानी में डूबा होता है तो वो हैबिचुअल होता है पानी में, तो इसका क्या होता है कि वो पानी के लिए खराब नहीं होता है लकड़ी। ये जो दिखता है वो सदाबहार वन के तरह ही दिखते हैं। ये जो वन होता है ना, मैंग्रोव वन होता है, वो किस तरह दिखते हैं, सदाबहार वन की तरह ही दिखता है। भारत में पहला भारत में बोलेगा कि पहला जो आपका जो सदा मैंग्रोव वन है वो सबसे ज़्यादा का पहला में आका, तो वो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। वो कहाँ हो जाएगा, भारत में पहला कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में। और दूसरा कहाँ है, भितरकनिका उड़ीसा में है। ये भारत में 2 जगहों पे मुख्यतः है, मतलब ज़्यादातर है, ज़्यादातर ये पाया जाता है। तो पहला में आपका हो गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और दूसरा हो गया भितरकनिका, कहाँ, ये उड़ीसा में है। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ का जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे ये पाया जाता है। जहाँ पे इसको सुंदरी नामक वृक्ष के नाम से ना, सुंदरी नामक वृक्ष के नाम से जाता है। इसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। और दूसरा जो होता है भितरकनिका जो है, ये उड़ीसा में आता है। इसे ब्राह्मणी या बैतरनी नदियों के संगम पे आता है। ब्राह्मणी और बैतरनी नदियों के ये संगम पे होते हैं।
क्या कहता है, ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के संगम पर होता है। मैंग्रोव जो होते हैं बड़े, सबसे बड़े क्षेत्र, मैंग्रोव जो होता है ये सबसे बड़े क्षेत्र वाले क्षेत्र देश होते हैं। मैंग्रोव जो होता है ये सबसे बड़े क्षेत्र वाले देश में आपका सबसे पहला में आता है इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद हो गया ऑस्ट्रेलिया। भारत में 2 जगह हो गया मुख्य रूप से, एक पश्चिम बंगाल हो गया और एक भितरकनिका उड़ीसा हो गया। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा हो गया, या इसको क्या सुंदरबन डेल्टा में होता है, इसको सुंदरी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे पाया जाता है। भितरकनिका उड़ीसा यहाँ पे ब्राह्मणी और बैतरणी इन दोनों के नदियों के संगम पर ये पाया जाता है मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन सबसे बड़े देश जो होता है, इसका सबसे बड़ा जो देश में है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे, कहाँ पे है सबसे ज्यादा में, ये आपका इंडोनेशिया हो गया, उसके बाद आपका ब्राजील आ जाता है, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। मतलब 3 जगह में सबसे ज्यादा ये है। सबसे पहले में आता है सबसे ज्यादा कहाँ मैंग्रोव वन आपका इंडोनेशिया में, उसके बाद ब्राजील में, उसके बाद कहाँ ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अब भारत में 2 जगह पे मुख्य रूप से है। भारत में सर्वाधिक अगर मैंग्रोव वन वाले राज्य देखा जाए तो वो हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है, वो आपका पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद अंडमान निकोबार में है। सबसे ज्यादा आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। दूसरा कहाँ है आपका गुजरात में, फिर उसके बाद आता है आपका अंडमान निकोबार में। ये 3 जगह पे मुख्य रूप से है। उसके बाद आते हैं भारतीय मैंग्रोव वन जो होता है, राष्ट्रीय मैंग्रोव वन आनुवांशिक जो इसका संसाधन केंद्र है वो कहाँ है, भितरकनिका उड़ीसा में। भितरकनिका उड़ीसा में इसका जो भारत का जो राष्ट्रीय मैंग्रोव आनुवांशिक जो संसाधन केंद्र है, कहाँ है, भितरकनिका उड़ीसा में है। राष्ट्रीय मैंग्रोव आनुवांशिक संसाधन केंद्र कहाँ है, भितरकनिका उड़ीसा में है। अब आते हैं हम लोग वानिकी। वानिकी क्या है, फॉरेस्टिंग। वानिकी क्या फॉरेस्टिंग है। ये आपका 5 तरह के होते हैं। इसमें आपका सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी, फर्म वानिकी और शहरी वानिकी। इसमें आपका क्या-क्या होता है उसको देख लेते हैं। जो सामाजिक वानिकी होता है, इसमें क्या होता है कि जो मानव जो होता है, आम जो जनता होता है, आम जनता को प्रेरित किया जाता है, किस लिए किया जाता है प्रेरित, पेड़ लगाए। तो सामाजिक वानिकी में क्या होता है कि मतलब आम जनता होता है, आम जनता को प्रेरित किया जाता है कि वो क्या करें, पेड़ लगाएं। समाज को प्रेरित किया जाता है, समाज में आदमी होता है तो उसमें क्या बोलते हैं कि आप पेड़ लगाएं। ठीक है, उसके बाद आता है कि वृक्ष, उसके बाद आता है आपका कृषि वानिकी। कृषि वानिकी में क्या होता है कि एक भूमि होता है, उसमें क्या होता है कि कृषि कीजिए और वृक्ष की जो प्रजातियों को विधि पूर्वक रोपित कीजिए। मतलब आप कृषि भी कीजिए और साथ-साथ वृक्ष भी उसमें जो है, उसमें जो एरिया में होता है कि उसमें वृक्ष भी आप लगाइए, विधि पूर्वक लगाइए और सिस्टमैटिक ढंग से आप वृक्ष भी लगाइए। ये जो कृषि होता है ना, वो इको फ्रेंडली कृषि होता है। इसको क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली कृषि होता है। इसमें कोई नुकसान नहीं होता और इसमें क्या होता है, उपज तो होगा ही और किसानों की आय में वृद्धि होगा। अगर वृक्ष है, वृक्ष लगा दिए, उसमें अगर आम का भी पेड़ लगा दिए, उससे क्या होता है कि जो किसानों की आय में वृद्धि हो जाएगा। तो कृषि वानिकी में ये हो गया, एक ही भूमि है, उसमें खेती भी कर रहा था ये किसान, उसमें क्या किया गया कि वो फिर वृक्ष भी लगा दिया गया, वृक्ष की प्रजातियों को लगा दिया गया और उसमें विधि पूर्वक रोपित किया गया। इसको इको फ्रेंडली कृषि भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग सामुदायिक वानिकी। सामुदायिक वानिकी जो होता है, इसमें क्या होता है कि सरकार और लोग दोनों मिलकर सरकारी जमीन पर पेड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, सरकारी जमीन पर पेड़ लगाते हैं। इसमें भी पेड़ लगाना है, पर कहाँ, सरकारी जमीन पर पेड़ लगाना है। इसके जो देखभाल करेगा वो कौन करेगा, लोग करेगा। और इसका फंडिंग कौन करेगा, सरकार करेगी। और सरकारी जमीन पे लोग पेड़ लगाइए और इसका देखभाल कौन करेगा, लोग करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग फर्म वानिकी। फर्म वानिकी जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें किसान होता है, वो क्या करता है, पेड़ लगाता है। वो किस लिए पेड़ लगाता है, वो व्यापारिक महत्व के लिए और औषधि के लिए पेड़ लगाता है। जो फर्म वानिकी होता है, उसमें क्या होता है कि किसान होता है, वो पेड़ लगाता है और वो किस लिए लगाता है, आपका व्यापारिक महत्व के लिए लगाता है, बेचने के लिए लगाता है, वो क्या कहता है, वो आय के लिए लगाता है और वो औषधि वाले वृक्ष भी लगाता है। इसमें क्या होता है कि पेड़ जो होता है वो निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। सरकार द्वारा वो जो पेड़ होता है ना, व्यापारिक महत्व और औषधि का जो पेड़ होता है, वो सरकार द्वारा किसानों को
वो निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है, निःशुल्क दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग शहरी वानिकी। शहरी वानिकी जो होता है, इसमें क्या होता है कि शहरों में सार्वजनिक भूमि जो हो गया, वहाँ पर पेड़ लगाया जाता है। और जैसे कि आपका हरी पट्टी पार्क हो गया, हरी पट्टी पार्क हो गया, सड़क जो होता है डिवाइडर हो गया, सड़क का डिवाइडर में जो जगह होता है, वहाँ पे आप पेड़ लगाइए। औद्योगिक एवं जो व्यापारिक जो जगह पे जो खाली स्थान होता है, वहाँ पे आप पेड़ लगाइए। जैसे वृक्ष लगाना इसका मुख्य है। इसमें क्या है कि 5 तरह के हो गए, सामाजिक में क्या है कि आम जनता को प्रेरित किया जाता है कि आप पेड़ लगाइए। कृषि वानिकी में क्या कि कोई भूमि है, उसपे आप खेती कर रहे हैं, उसमें आप वृक्ष का भी प्रजातियों का विधि पूर्वक रोपित कीजिए, इसमें आय बढ़ेगा, उपज भी हो जाएगा, जो इको फ्रेंडली कृषि कहते हैं। सामुदायिक वानिकी में क्या होता है कि सरकार और लोग दोनों मिलकर सरकारी ज़मीन पर पेड़ लगाते हैं। इसकी देखभाल कौन करता है? लोग करता है, फंडिंग कौन करता है? सरकार करती है। पर वानिकी में क्या होता है कि इसके किसान होता है और वो वन लगाता है और वो उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, वो निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। और जिसमें ये किस लिए किया जाता है? वो व्यापारिक महत्व और औषधि के लिए किया जाता है। और आपका ये इसमें मुख्यतः है कि इसमें आय कमाना है, मतलब पैसा कमाना है। शहरी वानिकी में क्या होता है कि लोग शहरों में जो सार्वजनिक जो भूमि होता है, जैसे कि हरी पट्टी पार्क हो गया, आपका हो गया सड़क डिवाइडर हो गया, औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हो गया, उन जगहों पर जहाँ पे खाली स्थान होते हैं, वहाँ पर क्या करना है? पेड़ लगाना होता है। तो ये हमारा जो आज का चैप्टर है, ये भारतीय वन प्रदेश जो है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगला जो चैप्टर है हमारा भारत की जलवायु है, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।